हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ क्वेश्चन बैंक 2022 का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 की युग्मत रेखिक समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर अनगिनत हल प्राप्त होगा तो ये तीनों आपस में जो है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1 और c2 आपका बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, समझे ना। तो जब भी दिखेगा कि अनगिनत हल होगा तो ये तीनों आपस में बराबर होगा। अगर यदि मान चलिए कोई हल नहीं होगा तो दो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा। अगर यदि शुरू में अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो इसका मतलब वो अद्वितीय या एक हल होता है, समझे ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था अनगिनत हल होगा, इसलिए आपको ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी एवं ए सी पर क्रमशः डी इतना समांतर इतना इतना दिया हुआ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेना है। ए बी सी इसका नाम दे देना है आपको। बी सी के समांतर डी ई आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से रेखा खींच देना है। इसमें देखिए थेल्स पर में हम लागू करेंगे। इसमें ए डी आपका दिया हुआ है, ठीक है, और डी बी भी आपका दिया हुआ है, आपका ए ई भी देखिए दिया हुआ है, आपका ई सी भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से थेल्स परिमाण क्या कहता है, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। तो जो आपको लिख देना है थेल्स परिमाण के अनुसार, ए डी का मान 4 है और डी बी का मान x माइनस इतना, सबका मान बैठा दीजिए। यहाँ भी 8 और इसका भी मान यहाँ बैठा दीजिए। अब इसका हमको s का मान कहते हैं यहाँ पर निकालने के लिए, तो इसको सोल्व कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। देखिए, तो 4 को हम इससे गुना करेंगे, 8 को हम इससे गुना करेंगे, तो ये लिख दिए 4 इंटू 3x माइनस 19 और 8 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसको गुना कर दिए, 4 12 एक्स माइनस 1976 इक्वल टू 8 एक्स, 8 चौके 32। एक्स वाला टर्म को एक जगह कर लीजिए, जैसे 12 एक्स यहाँ पर है, 8 एक्स को इधर कर लीजिए, और फिर जो अचर वाला बचा माइनस 32, इसको उठा उधर कर लीजिए, ये प्लस 76 हो गया। अब देखिए ये 12 में 8 गया, 4 एक्स हो गया, उधर देखिए 76 में अगर 32 घटिएगा 44, बड़े का आगे देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन बैठा देना है। तो हमको एस का मान निकालना है, तो इसलिए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 44, इसको इधर करेंगे बटे में हो जाएगा 4, जिसमें हम कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसमें हमको एक्स का मान निकल गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर का, दो समरूप त्रिभुजों के एबीसी और पी क्यू आर क्षेत्रफलों को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेमी स्क्वायर है। यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई दिया हुआ है तो आपको पी क्यू आर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है, समझे ना। तो जैसे देखिए ये दोनों त्रिभुज का जो है एरिया का अनुपात दिया हुआ है, समझे ना। और इसका जो ये त्रिभुज का क्षेत्र, दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी एक तो पहला त्रिभुज को चाहे h1 मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे h2, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर कर देंगे। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 81 बटा 49, देखिए 81 या 49 दिया है। इधर हो गया h1 का मान भी 4.5 दिया है, यहाँ पे h2 लिख देंगे। तो अब देखिए इसको हम 9 बटा 7 होल स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद आगे हम क्या करेंगे कि इसको जैसे देखिए इसको 4.5 बटा h2 पर भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये घात सेम हो गया, आधार भी सेम कर देंगे, तो 9 बटा 7 इक्वल टू 4.5 बटा h2। हमको h2 का मान निकालना है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुना h2 करेंगे तो 9 गुना h2 हो जाएगा इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। हमको h2 का मान निकालना है, h2 क्या हो जाएगा, तो 4.5 गुना 7 बटा, इसको जब इधर आएगा तो बटे में 9 आ जाएगा। तो 9 5, देखिए अगर बीच में पॉइंट है तो आप पहले यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, उसके 9 5 45, उसके 7 5 कितना हो गया 35, और एक बार के बाद पॉइंट है, अब यहाँ एक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। ये h2 का मान निकला। और हमको बोल रहा था यहाँ पर क्या कह रहा था कि पी क्यू आर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, जिसमें दूसरा त्रिभुज जो था उसकी ऊंचाई हम लोग 3.5 निकालने दी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी 8 सेमी। पहले एक समचतुर्भुज बना लीजिए, ये उसका विकर्ण हो गया, उसका विकर्ण एगो 6 है। तो अगर यदि ये 6 है तो मतलब इसका देखिए सबसे पहली बात है कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ अगर समद्विभाजित करेंगे और लंब भी होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर यदि ये टोटल 6 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3, और फिर अगर ये 8 दिया है तो इसके 4 4 हो जाएगा, मतलब ये क्या होता है समान भागों में बढ़ जाता है। अगर हमको हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, इसकी प्रत्येक भुजा
बराबर किसके बराबर है, तो हमको ये समचतुर्भुज की भुजा निकालना था। अगर एक भुजा निकाल लेंगे तो इसका मतलब सब भुजा आपको मालूम हो गया। तो आप देखिए गौर से इस त्रिभुज को सिर्फ देखिए, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए और दो कोई भी एक त्रिभुज लीजिएगा तो वो आपको समकोण दिखाई देगा। तो समकोण यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हुआ कर्ण, ये लंब, ये आधार हो गया। तो कर्ण आपको निकालना है, तो आपको एडी कैसे निकलेगा, एडी निकलेगा आपका लंब स्क्वायर यानी 3 पे स्क्वायर 9, और फिर 4 पे स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है 25, और 25 के वर्गमूल 5, यानी मतलब इसकी भुजा 5 से आपको निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है, तो यदि पी क्यू 10 सेमी है तो ए बी बराबर होगा। देखिए आपको याद रखना है इसमें कि दो त्रिभुज अगर समरूप होता है ना, तो उसका परिमाप जो होता है वो संगत भुजा, मतलब उसका जो परिमाप होता है, परिमाप का अनुपात उसका संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। जैसे इसका परिमाप इसका मतलब परिमाप का अनुपात क्या होगा, जैसे 36 अब बटा कितना होगा 24, इसका संगत भुजा मतलब उस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा। जैसे ये देखिए एक त्रिभुज ए बी सी का है, तो ए बी सी के देखिए आपको एक भुजा कितना ए बी निकालना है, तो यहाँ ए बी रख देंगे। और पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया है 24, तो पी क्यू का मान दिया है तो देखिए 10, यहाँ 10 रख देंगे। तो इसको सोल्व कीजिए, तो 24 गुना इतना करेंगे तो क्या होगा ए बी गुना हो जाएगा आपका 24, इतना हो गया आपका 36 गुना 10 हो जाएगा। तो ए बी का मान निकालिएगा तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 गुना 10 अब बटा 24। तो देखिए बार दूनी 24 बार दिया 36, दूसरे इसको कटा दीजिए 5 बार में, तो 5 दिया कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो देखिए अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो आप वही निकालिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4, आप भुजा स्क्वायर, भुजा को यहाँ पर ए माने हैं। अब क्षेत्रफल कितना दिया है 4√3, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सीधा में 4√3 लिख दीजिए इक्वल टू ये जो चीज़ है वो यहाँ पर बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए ये √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कितना हुआ ए स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो इस पर क्या हो जाएगा √ओवर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू √16। तो यहाँ का ए का वर्गमूल कितना हो गया 16 का वर्गमूल हो गया आपका 4, जो ए का मान जो निकला यही आपका हो गया समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया। उसी प्रकार से अगर समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा निकल गया तो हमको समबाहु त्रिभुज का परिमिति निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है 3a होता है। तो 3a का मान कितना निकला है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ बैठाने पे कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। उसी प्रकार जो है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। तो पहले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है पाई आर प्लस 2 आर होता है। इसमें आर कॉमन है तो आर निकाल दीजिए, तो बचा क्या है इसमें पाई बच गया प्लस इसमें 2 बच गया, इसको कोष्ट में ले लेंगे। आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर के जगह पर आप 12 लिख दीजिए, इधर बचा आपका पाई प्लस 2। तो शायद ऑप्शन में यही है, इसको सोल्व करने का जरूरत नहीं है। तो जो देखिए आपको ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है। उसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर एवं स्मॉल आर है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात है कि एक आपको वृत्त बनाना है जिसका केंद्र आपका यहाँ पर है, तो इसकी जो त्रिज्या होगा वो मान लीजिए आपका कैपिटल आर है। उसी प्रकार वलय की बात करता है तो इसके अंदर में एक और आपको वृत्त खींचना है और इसकी त्रिज्या को मान लेंगे हम लोग स्मॉल आर है। तो ये जो क्षेत्र बनता है मतलब ये जो सिस्टम बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं वलयाकार आकार बोलते हैं। तो बोलता है कि इसका हमको क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ये जो भाग है ये वलय वाला जैसा, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए त्रिज्या अगर बड़ी है तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, उसमें छोटका वाला वृत्त को हम क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ये वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई जब कॉमन आ गया तो कोष्ट में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, और यही आपका वलय का क्षेत्रफल कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है ऑप्शन नंबर आपका सी में होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है तो वृत्त का व्यास होगा। तो सबसे पहले देखिए वृत्त के बारे में बोल रहा है, तो एक वृत्त बना लीजिए, उसका केंद्र ओ है, तो यहाँ पर केंद्र ओ मान लेते हैं। कहता है 8 सेमी लंबी जीवा, तो एक 8 सेमी लंबी जीवा बना लेंगे इस प्रकार से, जिसकी लंबाई कितना है 8 सेमी। न्यूनतम दूरी यानी केंद्र से जो है इस जीवा की न्यूनतम दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, वो 3 सेंटीमीटर ये हो गया।
आपको बताना है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, फिगर को अच्छी से आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर यदि ए बी आपको कितना है 8 सेमी और ये इस पर लंब है, तो ये लंब क्या करेगा, इसको समान भागों में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये आपको कितना दिया है 3 दिया है। तो ये समकोण त्रिभुज एक प्रकार का बन रहा है। तो ये लंब हो गया 3 और आधार हो गया आपका 4। तो अब ये कर्ण नहीं निकाल सकता, यही कर्ण क्या होगा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो हम उसका सूत्र लिख देंगे, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 4 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 पे स्क्वायर जोड़ हो जाएगा आपका लंब यानी 3 पर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 6 16 3 3 9 16 9 कितना हुआ 25 और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। इस प्रकार देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम एक वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r1, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। और दूसरा का अगर त्रिज्या r2 मानिएगा तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r2 का होल स्क्वायर। यहाँ अनुपात बोल रहा है तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात करके जो है वो 9/4 के बराबर कर देंगे। क्योंकि 9 अनुपात अगर 4 है तो इसको हम 9/4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो गया तो बचा कितना, तो r1/r2 और उस पर जो है स्क्वायर दोनों पे है तो आप इसको होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। इधर 3/2 पर अगर हम होल स्क्वायर चढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घात आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर घात इक्वल हुआ तो ये आपका आधार भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जो r1/r2 जो है वो निकल गया 3/2। हमको निकालने के लिए बोल रहा था उनकी परिधि। तो उनकी परिधि क्या होता है, तो देखिए अगर एक वृत्त की त्रिज्या r1 माने हैं तो वृत्त की परिधि 2πr1 होगा। अनुपात के बारे में बोल रहा है इसलिए बटे करके हम 2πr2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये 2π क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा r1/r2। अब ये मान इसका निकला हुआ है कितना 3/2। तो इसके जगह इसको जो यहाँ पर हम इसके जगह पे 3/2 लिख देंगे। इसको 3:2 भी लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ए में हो जाएगा। उसी प्रकार जो है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष की समीकरण है। देखिए वाई अक्ष का अगर समीकरण बोल रहा है तो वो वाई अक्ष के समीकरण में जो है एक्स इक्वल टू आपको 0 लेना पड़ता है। उसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनको कुल पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए घन का आयतन का अनुपात दिया है, तो पहले घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो घन का आयतन भुजा क्यू, तो यानी दो घन है तो एक घन का भुजा A1 मानते हैं तो उसकी आयतन हो जाएगा 1 क्यू हो जाएगा। और दूसरी घन का भुजा अगर A2 मानेंगे तो उसका आयतन निकालेंगे तो वो A2 क्यू हो जाएगा। और दोनों का अनुपात कितना दिया है 1/27, इसको 1/27 लिख देंगे। अब देखिए इसको A1/A2 पर हम होल क्यू लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको 1/3 पर होल क्यू लिख सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर घात सेम हो गया तो आधार भी सेम कर देंगे। लेकिन हमको क्या बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6। अगर भुजा A1 है तो एक तक तो पहला घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a² और दूसरा हो जाएगा 6a² अब देखिए इसी का हमको क्या निकालना है, इसी का अनुपात का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा A1/A2 पर इसको हम होल स्क्वायर भी चढ़ा सकते हैं। अब A1/A2 कितना निकला है 1/3, 1/3 को होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 9। तो इसको 1/9 लिख दीजिए, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या r है उसका आयतन क्या होगा। तो अब देखिए गोले की आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई लिख दीजिए। r कितना दिया है, r दिया है 2r, तो r के जगह पर आप 2r बैठा दीजिए, उस पर 3 पावर है ना तो आप उसको होल क्यूब चढ़ा दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए 4/3 पाई को 0 को क्यों लिख दीजिए, इसको अगर 2r करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 8r³ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8r³ हो गया। 8 चौक कितना हो गया 32/3, तो 32/3 पाई है पाई, ये r³ होता है r³ बैठा देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ध्यान से देखिएगा यदि 6 8 9 x एवं 13 का मान 10 है तो x का मान होगा। तो सबसे पहली बात देखिए कितना परसेंट दिया 1 2 3 4 5% का माद क्या होता है जितना परसेंट दिया सबको जोड़ दीजिए, जेठ है वैसे भगा दे दीजिए, अगर 5 हुआ है तो 5 से भगा दे देंगे। अब देखिए इसका माद कितना दिया है 10, तो माद की जगह आप यहाँ 10 लिख दीजिए। इसको जोड़िएगा कितना होगा तो 36 + x होगा बटा 5। तो देखिए यहाँ 1 छुपा हुआ है
36 प्लस एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो 36 प्लस एक्स होगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 50 होगा। हमको तो एस का मान निकालना है, तो 36 को उधर कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 36, जो घटाने में कितना आया 14, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना 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 की मध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले जो है ना, जब भी मध्यिका कहता है इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए। सबको जब आरोही क्रम में सजा देंगे, बढ़ते क्रम इस प्रकार सजा दीजिए। टोटल काउंटिंग कीजिए कितने अंक है, तो काउंटिंग कीजिएगा तो वो नोट हुआ है, तो n इक्वल टू 9 हो गया। जब अगर ये विषम संख्या है तो मध्यिका का सूत्र हो जाएगा n+1/2 में परछन। n का जगह आप 9 बैठा दीजिए तो 9 1 10/2, यानी 5 में परछन, तो 5वां परछन गिनिए 1 2 3 4 5 16 हो गया। तो आपका जो आंसर 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 नंबर में कि इतना 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 का बहुलक। तो बहुलक तो बहुत इजी है, इसमें कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए 25 से आपका 3 बार आ गया है, 1 2 3, और कोई ऐसा अंक है जो अधिक बार आया है, तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर 25 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़े इतना 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 का परिसर। तो देखिए परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। इसमें सबसे अधिकतम संख्या खोजिए तो 32 होगा, न्यूनतम संख्या अगर खोजिएगा 6 होगा, घटा दीजिएगा कितना आया 26, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह, वर्ग माप, वर्ग साइज एक ही चीज होता है। अगर निकालने के लिए बोलता है तो ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2 कर दीजिए। तो देखिए दोनों को जोड़ के बाद 2 कर दिए, तो ये जोड़ने पर 280 बटा कितना हुआ 2, तो यानी भाग दिए 140 हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य x है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 4 लगातार विषम संख्या, तो 4 लगातार विषम संख्या पहला x मान लेना है। अगर विषम बोल रहा है तो उसमें आपको सम वाला जोड़ करके तैयार करना है। जैसे x हो गया तो अगला x+2, x+4, x+6, अगला x+8 हो सकता है, लेकिन हमको 4 को बोल रहा था तो 1 2 3 4 टॉप हो गया। अगर विषम संख्या थी, अगर आपको सम कहता तो पहला x मानते, दूसरा x+1 मानते हैं, समझे ना, x+3 मानते हैं, अगला x+5 मानते हैं, ऐसे होता है इसमें। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 4 लगातार विषम संख्या मान लिए, x, x+2, x+4, x+6। इसका माध्य बोला है तो हम क्या करेंगे, माध्य बराबर क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे और जगह है वैसे भगा दे देंगे। माध्य 6 दिया है तो माध्य की जगह आप 6 रख दीजिए। जब इसको जोड़िएगा तो x के को है 1 2 3 4, तो 4x हो गया, और 6 4 10 2 12 हो गया बटा 4। अब यहाँ 1 छुपा है, ठीक है, तो उसे 6 चौका 24, इसको इससे गुना करेंगे तो इतना ही होगा, तो ये लिख देंगे। अब देखिए 12 को हम इधर कर लिया, अचर वाला पद है ना, तो अचर के साथ में ले लाइए, इसको इधर ला लिया, तो 24 घटा 12 हो गया, उधर कितना बचा 4x, इसमें इसको घटाइएगा कितना हुआ 12, उधर 4x हुआ। x का मान निकालना है तो x बराबर क्या है, x बराबर 12 है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 12/4 भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कह रहा था कि बड़ी संख्या निकालने के लिए, ये तो x का मान निकला है ना, तो इसमें बोल रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या होगा, यही होगा बड़ी। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x+6, x का मान रखिए 3 + 9, 3 + 6 यानी 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप तो आपका माध्यक होगा, मध्यिका होगा, बहुलक होगा, परिसर नहीं होगा, तो परिसर में मार दीजिए टिक। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का मोस हो इतना, लोस हो इतना, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो आपको सूत्र क्या मालूम था, जो हम पहले आपको बताए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोस हो गुना लोस हो। अब जो जो चीज़ दिया है इसमें रखिए। देखिए पहली संख्या कितना दिया है 54, तो 54 लिखिए, गुना दूसरी संख्या हमको फाइन करना है, तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, इक्वल टू 927 लॉस 162, तो 27 गुना 162 हो जाएगा, दोनों का मान बैठा दीजिए। हमको दूसरी संख्या निकालना है तो इसको उठा के इधर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। कटाइए इसको, कटाने में देखिए 27 दूनी 54, 2 से जो है इसको कटा दीजिए, 2 अठा 16, 2 5 2, यानी 81 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं 12 15 21 का मोसो क्या होगा। देखिए मोसो निकालना है तो उसको भाग विधि से आप निकाल लीजिए। 12 से आप किसी एक संख्या, छोटी संख्या जो होगा ना, आप दूसरा जो दर बचेगा उसमें भगा दीजिए। जैसे 15 में भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार में खाएगा 12, उतरा 3, अब जो शेष बचेगा अब भाजक को डिवाइड कर देंगे, तो 4 बार में खा जाएगा, तो 4 बार में कट गया, तो इसका मतलब जो है अभी 3 हुआ है, 3 को फिर जो है इससे भगा देंगे 21 में। अगर 21 को भाग देंगे तो 7 बार में ये कट जाएगा, तो यानी 3 से सब कट रहा है, इसलिए इसका मोस आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के प्रत्येक अधनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए वैसे तो ऑप्शन इसमें क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन जो होगा
यहाँ क्या पूछा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर से सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1 धरिएगा तो 6 एकाई 6 एक 7 होगा, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। 2 धरिएगा 2 छक 12 एक 13, जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। 3 बैठिएगा तो 3 छक 18 19, ये भी विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इस समय अगर 1 का मान बैठिएगा तो सब सोल्व करने में आपका क्या आएगा, सम आएगा। तो इसलिए सब नहीं होगा, ये सब सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 43 ही हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 44 का रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन हो जाएगा इसमें, क्या प्राकृतिक संख्या होगी, क्या पूर्ण संख्या होगा, क्या एक पूर्णांक होगा, क्या एक वास्तविक संख्या। तो ये ऑप्शन होगा डी इसका। क्यों इसका डी होगा? तो देखिए वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के समूह को बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जब परिमेय, इसमें परिमेय भी आता है और परिमेय भी आता है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या तो इसी में बिलोंग करेगा ना, इसलिए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि 22/7 क्या है। तो 22/7 क्या है, बटे में, तो ये परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 46 नंबर में। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है 46 नंबर भी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, जिसमें 2 घात होगा तो उसका 2 शून्य होगा, त्रिघात में 3 शून्य होगा, ठीक है। एक घात वाला में रेखीय बहुपद में 1 शून्य होता है, इतना तो आम बात है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है, तो बहुपद देखिए ये है बहुपद, हाँ x⁻1 है, धनात्मक है, ये हो जाएगा। इसका भी देखिए 2 घात है, इसका 1 घात है, धनात्मक घात है, ये भी बहुपद होगा। ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये बटे में है, समझे ना। अगर यदि ये बटे में नहीं रहता तो ये आपका हो सकता था, इसलिए ये आपका नहीं पूछ रहा था, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि पी एक्स बराबर इतना 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 का घात इतना इतना है तो इतना ज्ञात करना है। तो देखिए पी एक्स इतना, इस प्रकार हिस्सा में क्या करना है, देखिए पी एक्स जो है लेना है, पी एक्स कोई बहुपद होगा तो इसलिए आपको कोई चर ले लीजिएगा। जैसे एक्स ले लिए कोई चर और उसका घात कितना दिया है 7, तो आप उसका पावर 7 लिख दीजिए। उसी प्रकार जी एस का भी घात 3 दिया है, तो इसे कोई चर ले लीजिए, उसका पावर 3 चढ़ा दीजिए। तो आधार सेम होगा तो पावर क्या होगा, घटा, तो 7 घटा 3, तो घटाइएगा कितना होगा x⁴। तो हमको बोल रहा है कि घात क्या होगा, यानी इतना का घात क्या होगा। तो जैसे इतना का मान निकला x⁴, इसमें घात क्या है 4, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी लग रहा है। इसमें कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में कि यदि बहुपद पी एक्स, यदि बहुपद पी एस का एक शून्य -2 है तो निम्नलिखित में कौन सा पी एस का गुणनखंड है। तो ये मान बैठाइए ना, इसमें बैठाइएगा कितना होगा, तो -4 हो जाएगा, ये शून्य नहीं होगा। इसमें बैठिएगा तो इसमें जो है -2 और +2 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसी का शून्य होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मतलब शून्य वाला जितना भी सवाल आएंगे ना, तो वो चीज़ उसमें बहुपद में बैठाइए, अगर उसमें 0 आ जाता है तो वही उसका शून्य हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि यदि बहुपद इतना कि शून्य अल्फा इतना हो तो मूलों का गुणनफल निकले। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या, मूलों गुणनफल, जो सी बटा ये होता है, सी क्या हो गया 1 बटा, यहाँ भी 1 छुपा है तो 1/1 1 आंसर हो जाएगा बी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी बारंबारता की सारणी का माध्य इतना मध्यिका इतना, तो बहुलक क्या होगा, बहुलक का सूत्र होता है 3 मध्यिका गुना 2 माध्य। 3 मध्यिका कितना दिया है 33, 3 गुना 33 घटा 2 गुना माध्य 27 है। हल कीजिएगा तो आपका 45 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 52 कह रहा है कि असंभव घटना की परिकता होती है, तो इसका 0 हो जाएगा ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ई किसी घटना ई की परिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है, कोई भी घटना का, जो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 या 1 या इनके बीच होता है। तो हम देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है। देखिए यहाँ कहता है 0 से छोटा होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। 1 से बड़ा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये भी गलत बात है। यहाँ पर देखिए ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा या 1 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा आपका। उसी प्रकार 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रतिशतता 0.4 है तो हारने की प्रतिशतता क्या होगा। तो आप 1 में देखिए हारने की, अगर मान लीजिए जीतने की प्रतिशतता दिया है, अगर हारने की प्रतिशतता निकालना है तो 1 में उसको घटा दीजिए, तो 0.6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया क्या कह रहा है कि 2 सिक्के की युग्मत उछाल में एक ही शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए जब 2 सिक्के को उछाला जाएगा, सैंपल बनेगा हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल बनेगा। इसमें कहता है इवेंट जो है, ये इसमें कौन सी घट रहा है, इसमें घटना जो हो रहा है वो ई मान लेते हैं, एक भी शीर्ष यानी एच नहीं आने वाला। तो इसमें देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। तो कितना आया, 1 आया, तो हमको निकालना है इसी का क्या निकालना है, परिकता निकालना है। तो हम लिखेंगे
पहले देखिए नंबर ऑफ सैंपल्स हो गया आपका 4 और नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया 1, तो 1 लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस यानी 1/4 इसका ऑप्शन नंबर, यानी मतलब 1/4 कौन ऑप्शन है, बी। बी हो जाएगा इसका राइट। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना के परिक्ता नहीं हो सकती है। तो हम अभी जस्ट आपको बताए थे परिक्ता जो होगा ना वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इनके बीच हो सकता है। तो देखिए ये 1.5 नहीं होगा, तो इसलिए क्योंकि 1 से ज़्यादा है ना इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है अंतःस्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पीछे भी आया हुआ है, समझे ना। तो देखिए इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे दो वृत्त है और दोनों वृत्त स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो और कह रहा है कि एक हमको कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं इस दोनों वृत्त को, लेकिन स्पर्श करना चाहिए। जैसे एक ऐसे खींचे, देखिए दोनों वृत्त को स्पर्श किया, एक ऐसे खींचेंगे तो ये भी दोनों वृत्त को स्पर्श किया, एक हम ऐसे खींचेंगे तो देखिए ये भी दोनों वृत्त को स्पर्श किया, मतलब 3 गो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है कंपटीशन में भी पूछा गया है। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्या करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 दिया है, तो आपको इसका मान निकालना है। जिसका मान निकालना है ना उसी पर होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी हो जाएगा। तो ये ज्यों को त्यों लिख देंगे, एक्स पर होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो 1 पे स्क्वायर करेंगे 1, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स एक्स क्या हो गया कट गया, तो बचा 2, तो यहाँ 2 बच गया। अब देखिए इसका मान कितना दिया है, इसका मान 14, तो इसके जगह 14 प्लस 2 है 2 लिख दीजिए। तो 14 2 कितना हो गया 16, तो यानी इतना बराबर आपको 16 लिख देना है। तो स्क्वायर को जब इधर लगेगा तो x प्लस 1 बाय एक्स का मान कितना होगा, जब स्क्वायर इधर लगेगा तो इस पर रूट ओवर चलेगा, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 59 नंबर हिसाब कर रहा है कि समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। तो हमको जो है 11 पदों का योगफल निकालना है, जिसमें प्रथम पद इतना हो गया डी निकलेगा 6 घटा 2 यानी 4, और एन कहता है 11 पद बोला है तो एन 11 हो गया। तो हमको योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमको 11 पद निकलना है, तो एन की जगह यहाँ 11 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ एन आएगा वहाँ 11 लिखिएगा। तो 11/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है 2 इंटू एन हो गया 11 घटा 1, डी का मान 4 निकला है तो 4 बैठा देंगे, ये आपका 4 है। 11/2 ये देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 11 में 1 गया कितना 10, 10 चौके 40, और इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 44, 2 से कटिंग कर देंगे कितना हो जाएगा 22, तो 11 गुना 22 गुना कीजिएगा 242, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सूत्र है 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 चक्र लगने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास होगा। तो देखिए इस प्रकार हिसाब को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले जो है ना एक बार पहिया का जो है एक चक्कर कितना दूरी तय करेगा। जैसे ये पहिया है तो इसका परिधि निकालने के लिए हमको एक चक्कर निकालना होगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि 1000 चक्कर लगाने में 80 किलोमीटर यानी 80,000 मीटर, इसको जो है किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिए, ठीक है। 1000 से गुना कीजिएगा ना तो ये मीटर में आ जाएगा। तो यानी 1000 चक्कर लगाने में 80,000 मीटर उसको तय करना होता है। तो एक चक्कर लगाने में कितना होगा, तो एक चक्कर लगाने में हमको इसमें इससे भगा दे देंगे, तो यानी कटाएंगे कितना हो गया 88 मीटर दूरी तय करना होगा। ये जो एक चक्कर का निकला ना यही आपका क्या निकला पहिए का परिधि। तो इसका मतलब पहिया गोल होगा तो वृत्त होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। तो परिधि के जगह 88 लिख दीजिए, 2 और पाई का मान बैठा दीजिए 22/7, r का मान निकालिए यहाँ पर। तो ये हो गया 22×44/7, तो r का मान निकलेगा कितने निकलेंगे, तो r इक्वल टू हो जाएगा 88, तो 88 इसको इधर लगाइएगा ना तो गुना रूप पाएगा, ये पलट के 7/44 हो जाएगा। तो ये 44 और दूनी कितना हो गया 88 और 7 दूनी 14 मीटर। हमको पहिए का व्यास करा निकालने के लिए, तो पहिए का व्यास कैसे निकलेगा, तो पहिए का व्यास होता है 2r, तो 2 गुना त्रिज्या का मान 14, 14 28 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक 2022 का जो है 60 नंबर द्वितीय पाली का क्वेश्चन नंबर 60 तक 61 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जो है पूरा कोशिश करेंगे तो वो 100 तक पुराने का। चल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।